बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लॉन्ग क्वेश्चन हम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 में, और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी तो नहीं मेंशन की कि पास पेपर्स में कितनी बार पूछा गया है, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो शुरू करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट यूँ होगी कि डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, शो दैट द वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यानी इसमें पहले तो उसने डेफिनेशन पूछी है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की, उसके बाद बोला है कि आप साबित करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क होता है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। जिस पाथ के ज़रिए से वर्क किया जा रहा है उस पाथ की नेचर पे, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। हेडिंग्स में देखें, हम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमेशा उसको हेडिंग की शक्ल में याद करने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग्स की तरतीब इसमें इस तरह से है। नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी डेफिनेशन करेंगे। नंबर 2 पे एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर है, हम एक छोटी सी फिगर बनाएंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। नंबर 3 पे हम वर्क डन अलॉन्ग फर्स्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे, उस फिगर के हम 3 पाथ बनाएंगे, और फिर हम वर्क डन फाइंड करेंगे फर्स्ट पाथ में, फिर हम वर्क डन अलॉन्ग द सेकंड पाथ फाइंड करेंगे, फिर वर्क डन अलॉन्ग द थर्ड पाथ फाइंड करेंगे। एंड पे हम एक कंक्लूजन देखेंगे तीनों पाथ का जो वर्क है वो किसके इक्वल आ रहा है। तो फिर एंड पे एक डेफिनेशन करेंगे कंजर्वेटिव फील्ड की। तो ये हमारी हेडिंग की तरतीब थी। तो अब हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट हेडिंग को देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों, हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफ़ाइन करने से पहले, मैं उसको राइट डाउन करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें, बचपन से ही आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को, कौन नहीं जानता कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे रखते हैं वो खुद ब खुद नीचे गिरती है। वजह नीचे से फोर्स लग रही है, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर कोई चीज़ तभी मूव करती है जब उसके ऊपर फोर्स लगती है किसी डायरेक्शन में। तो नीचे की तरफ इसका मतलब हमारे ऊपर फोर्स लगती है। तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज हैं, हवा है, पानी है, ठोस है, कुछ भी है, दरख्त हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, सब के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है। तो उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, हमेशा चीज़ें डाउनवर्ड आती हैं, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आती हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि अर्थ के गिर्द वो वाली जगह, वो वाली स्पेस जिसके अंदर कोई भी बॉडी आप प्लेस करें तो उसके ऊपर फोर्स लगे, तो इसका मतलब वो बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। तो उस फील्ड को हम फिर डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये उस प्लैनेट की या फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इस जगह पर मौजूद है। यानी एक अर्थ के गिर्द ऐसा रीजन है जिस रीजन के गिर्द कोई भी बॉडी अगर प्लेस कर दी जाए, फ़र्ज़ किया ये अर्थ है, तो जहाँ मर्ज़ी आप बॉडी रखें, यहाँ रखें, सरफेस पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो उसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वो बॉडी मूव करती है, उसकी तरफ हो सकती है, तो इसका मतलब दैट रीजन अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उस पूरे रीजन को, उस स्पेस को जिसके अंदर फोर्स लगेगी, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देंगे। ठीक है जी, तो इसको आप राइट डाउन कर लेते हैं। जी बेटे, तो मैंने इसकी हेडिंग जो है वो पुटअप कर दी है, सॉरी डेफिनेशन जो है उसकी हमने डिफ़ाइन कर दिया था, अब मैंने उसको लिख दिया है। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन भी कहा जा सकता है, सिंपली आप ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हैं। तो अभी हमें टास्क दिया गया है कि जो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अंदर अगर कोई बॉडी जो है उसके ऊपर आप वर्क करते हैं तो वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस रास्ते से आपने वर्क किया है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं एक फ़िगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। इस फिगर की अहमियत होगी, लेट्स से कि ये अर्थ है, ये आपने फ़िगर ज़रूर बनानी है, इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं पूरा कर सकते। ये अर्थ है, हमारे पास एक बॉडी है, लेट्स से कि ये एक बॉडी है जी, ये कौन सी पोजीशन पे पड़ी है, पोजीशन ए पे पड़ी है। हम इसको उठाते हैं और पोजीशन बी पर ले जाते हैं। वो जो पोजीशन बी है वो यहाँ पे है। ये बॉडी को उठाया हमने और इसको यहाँ पे पोजीशन बी पे ले गए, पोजीशन बी ये है। अब देखें ज़रा, हम इसको 3 रास्तों से लेके जाएंगे पोजीशन बी पर।
पहला रास्ता है कि आपने ए से उठाया और इसको सी पर ले आए, यहाँ पे ले आए पहले। ये देखिए मैंने इसको उठाया और बॉडी को पोजीशन सी पे लेके आया। पहले ए से सी पे लेके आया, फिर सी से इसको मैंने सीधा मूव करवाया और बी पे ले गया। तो ये देखें, ये जो पाथ बनेगा इसको पाथ 1 बोलेंगे। पाथ 1 कौन सा है? वो है ए सी बी, ये फर्स्ट पाथ है। फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको पोजीशन डी पे लेके जाते हैं। पहले पोजीशन डी कहाँ पे है? वो यहाँ पे है कि आप बॉडी को उठाएं और सीधा यहाँ पे ले जाएं। पहले ये देखें, हमने बॉडी को उठाया और उसको पहले पोजीशन डी पे लेके गए, ये पोजीशन डी है, और फिर उसको डी से मूव करवा के पोजीशन बी पे ले गए। तो ये सेकंड पाथ आ जाएगा। ये पाथ 1 था, ये पाथ 2 है। पाथ 2 जो होगा वो बराबर होगा ए से डी, फिर डी से बी तक। एक तीसरा पाथ है, उसमें हम बॉडी को डायरेक्टली बी पे लेके जा रहे हैं, लेकिन पाथ स्ट्रेट नहीं रखा जानबूझ के, ताकि हर किस्म का जो केस है डिस्कस हो सके इसी फिगर के अंदर। स्ट्रेट लगते तो कर्व पाथ फिर हमसे मिस हो जाना था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिया ही कर्व पाथ है। ये डायरेक्ट सिंगल पाथ है, इसको हम पाथ 3 का नाम दे रहे हैं। ये पाथ 3 आ जाएगा और ये ए टू बी पाथ है, ये कर्व पाथ है। तो ये देखें हमारे पास 3 डिफरेंट पाथ हैं, रास्ते हैं समझ लें। तो उन तीनों रास्तों पे हमने वर्क निकालना है। तो हम देखते हैं कि क्या सेम आता है वर्क या डिफरेंट आता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से साबित है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से नज़र आ रहा है कि वर्क जो है वो सेम आना चाहिए। तो इसलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं इस फिगर को और उसके बाद वर्क निकालते हैं फॉर द पाथ 1, 2 एंड 3। तो अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर। जी तो बेटे मैंने इसको फिगर को एक्सप्लेन कर दिया है कि कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट्स ए टू बी। तो हम ए टू बी जब उसको मूव करवाएंगे तो हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाएंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कैलकुलेट करनी हमारे लिए आसान हो जाती है। तो इसलिए हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। अच्छा, फिर है जी फ्रॉम ए टू बी ऑन डिफरेंट पाथ, फ्रॉम पॉइंट्स ए टू बी ऑन डिफरेंट पाथ्स इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट्स ए टू बी ऑन डिफरेंट पाथ्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। द 3 डिफरेंट पाथ्स आर शोन इन द फिगर। तो ये मैंने तीनों जो पाथ हैं, पाथ 1, 2 और 3, ये फिगर में शो कर दिए हैं। आप इसको यहीं पे शो कर देना फिगर के अंदर ही, क्योंकि ये फिगर का ही पार्ट है कि कौन सा पाथ 1 है, कौन सा पाथ 2 है, कौन सा पाथ 3 है। यहाँ भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए है पाथ 1, ठीक है, और ये जो था ये सेकंड पाथ था, और ये जो था ये थर्ड पाथ है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको। तो अब हमारा टास्क है, हमने वर्क निकालना है फॉर द पाथ 1, 2 एंड 3। तो आइए वर्क निकालते हैं फॉर द फर्स्ट पाथ, देन सेकंड एंड देन। सो वर्क डन अलोंग द पाथ 1, W1 वो हम निकाल रहे हैं, लेकिन हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं पाथ 1 के, कि ये पाथ 1 जो है ये A टू C इसका एक पार्ट हो गया और C टू B इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो पाथ 1 के 2 पार्ट बना दिए हमने, देखें। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ कि W1 इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम द पाथ A टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम द पाथ C टू B। ये आ जाएगा हमारे पास वर्क फॉर द फर्स्ट पाथ। अब देखें, हमने ना वर्क का एक ही फार्मूला पढ़ा था, वो था एफ डी कॉस थीटा, एफ इंटू डेल्टा डी इंटू कॉस थीटा, या फिर एफ डी इंटू कॉस थीटा। तो उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे ए टू सी आ जाएगा एफ इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा
किस पाथ के लिए ये फार्मूला लगाया है? AC के लिए, तो यहाँ से छोटा सा AC भी लिख दें इसके साथ, फिर प्लस F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। किस पाथ के लिए फार्मूला लगाया है? CB के लिए, तो ये सबस्क्रिप्ट में छोटा सा CB लिख दें। ठीक है जी। अब देखें ज़रा, जो हम वर्क निकाल रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा वेट के बराबर होती है, और वेट हमेशा mg के बराबर होता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, यानी यहाँ पे जो F है वो बराबर है किसके? W के, और W किसके बराबर होता है? mg के। ओके हो गया। लेकिन आप इसको मूव किस तरफ करवा रहे हैं? पोजीशन A पे ये जो पड़ी हुई है, इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स, वो है W के बराबर, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम जो वर्क निकाल रहे हैं वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होती है। लेकिन बॉडी को आप मूव करवा रहे हैं राइटवर्ड। देखें, मैं इसको C की तरफ लेके जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा राइटवर्ड है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बना वो कितना बना? 90 डिग्री का। तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। इसी तरह से फिर आप इसको मूव करवा के बॉडी को C पर पहुंच गए। अब C से उठाना है आपने, तो C से उठा के इसको लेके जाना है आपने किस तरफ? B की तरफ। आप किस तरफ उठा रहे हैं इसको? ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा वेट के बराबर होगी, और वेट mg के बराबर होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लेकिन हम इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। यानी जब आप उसको C से मूव करवा के B पर लेके जाएंगे तो फिर उस वक़्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 180 डिग्री का होगा। तो इसको नोट कर किया हमने। सो W1 बराबर आ गया, W1 इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। फोर्स की जगह पे mg लगाया, D की जगह पे D ही रहने दिया, लेकिन cos ऑफ 90 पुट कर दिया। AC पाथ की बात कर रहे हैं ना, जब A से C पर लेके गए थे तो उस वक्त एंगल कितना था? 90 डिग्री। ये देखिए एंगल 90 डिग्री है उस वक्त, तो इसलिए मैंने 90 पुट कर दिया। ये AC की बात हो रही है, ये देखें फॉर द पाथ AC प्लस। अब यहाँ से इसको आपने उठाया और यहाँ पर लेके गए, पोजीशन C से उठाकर B पर लेके गए, तो वहाँ पे जो फोर्स है वो भी mg के बराबर ही थी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट के बराबर है। यहाँ से C से B तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बन रहा है उसको हम h हाइट कह रहे हैं ना। अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको h कहा जाता है। तो इसका मतलब C से लेकर B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h के बराबर आ गया। तो इस D की जगह पे मैं h पुट कर रहा हूँ, ये मैंने h लगा दिया। थीटा यहाँ पे 180 है, देखें ना, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा कितना आ जाएगा? 180। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया cos ऑफ 180 फॉर द पाथ CB। ये देखा जाए तो ये वो वर्क है जब आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव करवाया है, और ये वो वर्क है जब आपने बॉडी को वर्टिकली मूव करवाया है। फर्दर इसके अंदर अगर आप कैलकुलेशन लगाते हैं तो cos 90 0 होता है, तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको 0 पुट कर दिया। cos 180 -1 होता है, तो 0 प्लस cos 180 -1 लगाया, तो ये आ जाएगा mgh इंटू -1। तो माइनस ये CB पाथ का वर्क आ गया। AC पाथ का वर्क 0 आया है जो कि हॉरिजॉन्टल पाथ था। CB पाथ का वर्क -mgh के बराबर आया, दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी -mgh। इसको इक्वेशन 1 बोल दें, या फिर इसको W1 हमने पहले बोला ही हुआ है कि इट इज़ दी वर्क फॉर द फर्स्ट पाथ। तो ये किसके बराबर निकला है जी? -mgh के बराबर निकला है। तो अब हम वर्क निकालते हैं फॉर द सेकंड पाथ। हाँ जी, तो बेटे हम अब वर्क निकालें, वर्क डन फॉर द पाथ 2 यानी W2 निकाल रहे हैं। तो इसमें देखें पाथ 2 जो है उसको हमने बोला हुआ है कि पाथ 2 इज़ फ्रॉम
A to D and then D to B। तो इसको देखें सेकंड पाथ को, उसके लिए वर्क W2 निकाल रहे हैं, तो वो W2 किसके बराबर आएगा, देखें W2 विल बी इक्वल टू, इसके भी हमने दो हिस्से कर लिए, A to D जो है ये एक अलग पार्ट कर दिया इसको, A to D, W2 विल बी इक्वल टू WA to D प्लस WD to B, तो ये आ जाएगा WD to B। यानी जो W2 है उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट उसका पार्ट जो है वो A to D है और फिर W है फ्रॉम D to B। तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क वर्टिकल डायरेक्शन का अलग निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अलग निकालेंगे। तो W2 फिर दोबारा मैं लिख लेता हूँ इसको, W2 इज़ इक्वल टू, अब WAD जो है वर्क का फार्मूला लगाएं, फार्मूला है F इंटू डी कॉस ऑफ थीटा, ये मैंने फार्मूला लगा दिया किस पाथ के लिए, AD पाथ के लिए, फिर प्लस WD टू B, उसके लिए भी फार्मूला लगा दिया, वो फार्मूला है F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा फॉर द पाथ DB, तो वो पाथ आ गया है DB के लिए। दोबारा से फिर देखें हम A टू D जब वर्क निकालेंगे तो ये देखें ये फोर्स नीचे की तरफ है, जबकि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और वो है किसके बराबर, H के बराबर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट H के बराबर है। लेकिन अगर आप एंगल नोट करें कि फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो दोनों के दरमियान में एंगल यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री। यानी अगर आप A से उठा के उसे D पर लेके जाएंगे तो दोनों में एंगल 180 है, तो इसलिए आ जाएगा W2 इज़ इक्वल टू, F की जगह पे हमने mg लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे H लगा दिया और थीटा की जगह पे हमने 180 लगा दिया। ये किस पाथ के लिए कैलकुलेशन आ गई है, फॉर द पाथ AD। इसी तरह से देखें यहाँ पे जो फोर्स है फिर दोबारा mg के बराबर, डिस्प्लेसमेंट को D ही रखा, लेकिन अब देखें हम पॉइंट D पे पहुँच चुके थे, यानी हम DB पाथ के लिए वर्क निकाल रहे हैं ना, D से B तक। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, राइटवर्ड है। तो दोनों के दरमियान में एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो डिस्प्लेसमेंट है राइटवर्ड और फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि फोर्स हमेशा रहनी ही डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है फोर्स और W2 इज़ इक्वल टू, जी बेटे तो हम इसमें mgh वैसे लिख दिया हमने, mgh और cos 180 की वैल्यू लगाई -1 के बराबर होता है। ये हमने बात की है किस पाथ के लिए, AD पाथ के लिए। फिर प्लस लगाया, cos 90 ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, तो DB पाथ के लिए वर्क ज़ीरो हो गया। अब आपने जो बात यहाँ पे नोट करनी है वो ये है, ये हॉरिजॉन्टल पाथ का वर्क था, यानी D से B हम पहले भी निकाल चुके हैं, A से C तक भी वर्क ज़ीरो आया था, यानी हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क ज़ीरो आ रहा है और वर्टिकल पाथ में किसके बराबर आ रहा है, -mgh के बराबर। ये चीज़ हमने जहन में बिठानी है, इसमें याद रखना है, मैं इसको दोबारा से जो है ये अपना यूज़ करना है इसको। तो क्या हमने इसको याद रखना है कि जी हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए वर्क ज़ीरो है और वर्टिकल पाथ के लिए वर्क -mgh के बराबर आ रहा है, ये चीज़ हमें नोट करनी है। तो टोटल वर्क यहाँ पे भी फिर किसके बराबर आ गया, -mgh के बराबर। इसको इक्वेशन 2 बोल दें, ये वर्क आ गया है फॉर द सेकंड पाथ। अब हम वर्क निकालेंगे फॉर द थर्ड पाथ। अब ये जो थर्ड पाथ है ये एक ऐसा पाथ है जिसमें फोर्स वेरिएबल है। तो मैंने आपको कल सिखाया था कि जहाँ पे फोर्स वेरिएबल हो जाती है तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, उस पूरे पाथ के छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं। उस छोटे से हिस्से के लिए फ़ोर्स कांस्टेंट रहती है। जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो फिर हम FD cos थीटा फार्मूला आसानी से लगा के वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल फोर्स का कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि टेक्निक है वर्क निकालने की। क्या टेक्निक है कि हम वहाँ पे जहाँ पे भी फोर्स वेरिएबल हो जाया करेगी वहाँ पे हम उस पूरे पाथ के छोटे छोटे सेगमेंट बनाएंगे। हर सेगमेंट के लिए जो है वो आलमोस्ट फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी। जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी तो FD cos थीटा फार्मूला आसानी से उसके ऊपर लगा के हम वर्क निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो ट्रिक है वो यही है। तो ये जो पूरा पाथ था A से B तक का, इसके हमने छोटे छोटे सेगमेंट बना दिए। ये देखिए हमने इसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ये
फ़र्ज़ किया ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये लास्ट पाथ जो है वो n है। तो मैंने इसके n हिस्से कर दिए छोटे छोटे। फर्दर मैंने ये किया कि इसके दो दो कंपोनेंट भी बना दिए, यानी ये फर्स्ट पाथ था, इसका एक कंपोनेंट ये आ गया और दूसरा ये आ गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसी तरह से सेकंड पाथ है तो इसके भी मैंने कंपोनेंट बना दिए, ये और ये। थर्ड के भी बना दिए। इसी तरह से अगर लास्ट पाथ है तो उसके भी बना दिए, ये सेकंड लास्ट के भी बना दिए, इसके भी बना दिए। यानी ये वर्टिकल आ गया, ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये वर्टिकल आ गया, ये हॉरिजॉन्टल आ गया। तो तमाम जितने भी n पाथ के फर्दर उसके दो दो पार्ट कर दिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना दिए। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, हमें थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वर्क जो है वो सिंपली कैलकुलेटेड नहीं था, जो फोर्स थी वो वेरिएबल थी, तो हमें यहाँ पे ट्रिक यूज़ करना पड़ा। तो वो ट्रिक जो है वो क्या था कि हमने उस पूरे पाथ के नंबर ऑफ़ पार्ट्स बना लिए। अब हर पार्ट का अलग अलग वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, वो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें, हम निकाल रहे हैं अब W3। जी सॉरी, तो वी आर गोइंग टू फाइंड दी W3। W3 किसके बराबर है जी? W3 ये बराबर है जी W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड अप टू द Wn। क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल थी, आप ये लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। तो अलॉन्ग द पाथ द फोर्स इज़ वेरिएबल। आप एक स्टेटमेंट छोटी सी लिख लें कि अलॉन्ग द पाथ 3 द फोर्स इज़ वेरिएबल, सो दैट्स वाई W3 विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 W3 एंड दैट इज़ इक्वल टू Wn। तो ये सारा वक्त जो है Wn के बराबर है। मैं आपको बार बार ये बात बताता रहता हूँ कि जो मैं राइटिंग करता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, सिर्फ आपने वही चीज़ें याद रखनी है, बाकियों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं शामिल तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इनफ है आपके सिलेबस के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो कोशिश है मेरी कि आसान बना दूँ आपका लेक्चर, तभी आपको फ़ायदा है। तो याद रखना आपके लिए आसान हो जाए। तो W3 को बेटे हमने नंबर ऑफ़ स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया, हर एक का अलग अलग वर्क निकाला, तमाम वर्क्स जो हैं उनको ऐड किया, तो ये टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा W3 के। अच्छा, अब देखें, हमने इसमें एक और काम किया कि इसमें हमने दो हिस्से कर लिए थे। W1 जो है इसके दो पार्ट मैंने कर लिए थे। हॉरिजॉन्टल पाथ उसको 1x का नाम दे दिया और वर्टिकल पाथ उसको हमने 1y का नाम दे दिया, क्योंकि मैंने बोला था जो फर्स्ट है ना, मैंने इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए। सेकंड के भी जो n था उसका भी देखे मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो 1 के फर्दर मैंने दो हिस्से कर दिए थे, 1x प्लस W1y। इसी तरह से बेटे आप इसको भी लिख सकते हैं, W2 को, ये बराबर है W2x प्लस W2y। ये समझ आ रही ना कि क्योंकि हमने हर पार्ट जो था फर्दर उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अलग अलग डिवाइड कर दिया है, उसके कंपोनेंट्स बना के। तो W3 भी किसके बराबर आएगा? W3x पार्ट अलग और इसका y पार्ट अलग। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते जाएं, तो आखिर पे हमारे पास लास्ट पार्ट आएगा, उसके भी हमने दो हिस्से किए थे, x पार्ट प्लस y पार्ट। तो ये देखिए बड़ी आसानी के साथ हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वर्क डन फॉर द हॉरिजॉन्टल पाथ हमेशा ज़ीरो आया है, और क्या, और ये कि वर्टिकल पाथ के लिए -mgh के बराबर आया था। तो अब ये जो याद रखी थी चीज़ उसको यूज़ करने का वक्त आ गया। मैं पहले इसको इकट्ठा कर लेता हूँ कि W1x जो है वो बराबर जो x वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर लूँ, y वाली को सेपरेट। तो ये देखें, ये आ जाएगा W1x प्लस W2x प्लस W3x प्लस अप टू द WNx। तो ये वर्क आ गए हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए। फिर हम लिखेंगे W1y, आप बेशक ब्रैकेट के साथ लगा दें ऐसे ताकि ज़रा डिस्टिंक्ट कर सकें इसको, W1y प्लस W2y प्लस W3y प्लस अप टू द लास्ट पाथ WNy।
तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स का वर्क आ गया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का वर्क 0 के बराबर होता है, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। W3 विल बिकम इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि वर्क डन फॉर द हॉरिजॉन्टल पाथ इज़ 0। लेकिन W1y जो था वो किसके बराबर था? क्यों जी, W1y बराबर था इसकी, लेट से जो वर्टिकल हाइट है वो y1 है। फर्स्ट पाथ जो था ना ये वाला, ये जो फर्स्ट पाथ मैंने बनाया हुआ ये वाला बेटे छोटा सा पाथ, इसकी ये जो वर्टिकल हाइट है ये y1 है। सेकंड वाले की जो वर्टिकल हाइट है वो y2 है। इसी तरह से थर्ड वाले की y3 है। तो इस तरह से W1y बराबर आ जाएगा -mgh के बराबर होता है ना, मैंने पहले आपको बोला है कि वर्टिकल पाथ का वर्क -mgh के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पाथ की जो हाइट है वो तो y1 के बराबर है। इसी तरह ये सेकंड पाथ जो है इसकी जो हाइट है वो तो y2 के बराबर है। तो इसलिए हम जितनी हाइट होगी उसके साथ -mg को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W1 बराबर था -mg। अब h नहीं आएगा, जितनी उस पाथ की हाइट है वही आनी है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने y1 लिखा है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा W2y, वो किसके बराबर आ जाएगा? -mg और h की जगह पे यहाँ पे y2 आ जाएगा। थर्ड पाथ के लिए आ जाएगा -mg, h की जगह पे यहाँ पे भी y3 आ जाएगा। और कंटिन्यू करें तो लास्ट पाथ जो है उसके लिए आ जाएगा -mg yn। ओके हो गया जी, ये देखें। तो ये W3 आ गया। अब इसमें देखें हमारे पास -mg तो हर एक टर्म में कॉमन आ रहा है, 0 तो ख़त्म कर दिया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। तो आप लिख सकते हैं -mg, ये देखें मैंने लिख दिया इसको -mg। और यहाँ से -mg जब बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास y1, ये आ जाएगा y1, फिर प्लस -mg यहाँ से भी बाहर गया तो अंदर क्या बचा? y2, -mg यहाँ से बाहर गया तो अंदर क्या बचा? y3। एंड कंटिन्यू करें तो हमारे पास लास्ट में जो कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बची है वो yn है। तो ये देखें, अब y1 क्या था? जो पहला मैंने पार्ट बनाया था उसकी वर्टिकल हाइट, सेकंड पार्ट जो बनाया था उसकी वर्टिकल हाइट, थर्ड पार्ट जो मैंने बनाया था उसकी वर्टिकल हाइट। तो तमाम पार्ट्स की वर्टिकल हाइट को ऐड अप कर दें तो वो सारी वर्टिकल हाइट किसके बराबर आएगी? टोटल हाइट ऑफ द वर्टिकल पाथ के, यानी h के बराबर आएगी। तो इसलिए W3 भी किसके बराबर आ गया बेटे? W3 इज़ आल्सो इक्वल टू -mgh। ये भी -mgh के बराबर आ गया है, ये भी जो वैल्यू है ये h के बराबर आ गई। तो देखें बेटे, हमने तीनों पाथ का वर्क कैलकुलेट किया है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इसका कंक्लूजन लिखें कि फॉर द पाथ 1, 2 और 3 हमारे लिए तमाम पाथ के लिए वर्क जो है वो सेम है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंक्लूजन की। तो देखें, तो कंक्लूजन को मैं रिपीट कर देता हूँ, हम पहले सीख ही चुके हैं, सिर्फ हमने उसको नोट डाउन किया था। ये चीज़ें आपने लिखनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कुड नोट दैट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन along the all three paths 1, 2 and 3 is same। ये हमारा कंक्लूजन है कि इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमें पता चलता है कि तमाम पाथ्स का जो वर्क है 1, 2 और 3 का वो वर्क सेम है। सो द वर्क इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो वर्क जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो द वर्क इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारा कंक्लूजन था जो भी अभी हमने डिस्कशन की। अब देखें, हमने नेक्स्ट लास्ट हेडिंग डाली थी कंजर्वेटिव फील्ड की। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? ऐसा फील्ड जिसमें वर्क रास्ते पे डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। और इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड ही है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ आल्सो कंजर्वेटिव फील्ड। जी बेटे, तो हमने कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन लिखी है, द फील्ड इन विच द वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ आल्सो ए कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को भी कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। एक
क्वेश्चन इस अंदाज से भी पूछा जाता है कि अगर आप टोटल वर्क निकालते हैं क्लोज पाथ में तो वो ज़ीरो के बराबर आएगा। देखें, मैं ए से उठाया बॉडी को, सी पर ले गया, सी से उठाया बी पर ले गया, बी से उठाया डी पर ले गया, डी से उठाया वापस ए पे आ गया, तो रास्ता पूरा हो गया, क्लोज़ हो गया, पाथ हमने क्लोज़ कर दिया। जिस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो उसे क्लोज पाथ बोलते हैं। तो आप नोट करेंगे कि वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि ए से सी तक हमारा जो वर्क था वो ज़ीरो था, सी से बी तक जो था वो -mgh के बराबर आया, बी से डी तक आया जो वो क्या आया, वो दोबारा ज़ीरो, और डी से ए तक जो आएगा वो +mgh के बराबर आएगा। अगर तमाम वर्क्स जमा किए जाएँ तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो ऐसी फील्ड को भी कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। दोनों तरह से यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि साबित शो दैट वर्क डन इन द क्लोज पाथ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो, तब भी आपने इस तरह से ही इसको रिप्लाई करना था, लेकिन फिर जाहिर है एक वैल्यू जो है वो प्लस आती थी। बहरहाल जिस तरह से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है आज तक वो ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन ऐसे ये MCQs वगैरह में ये बात पूछी जा सकती है कि क्लोज पाथ में ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना वर्क होता है, तो याद रखना है वो ज़ीरो होता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि इफ़ द वर्क डन इन द क्लोज पाथ इन एनी ऑफ द फील्ड इज़ ज़ीरो देन दैट फील्ड इज़ आल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो दो डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको साथ बता दी है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो पेंसिल से अलग से लिख दें, ठीक है। क्या बोलेंगे कि द वर्क डन in the closed path in any of the field if zero then that field is also called conservative field। तो ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया है, जितना मैंने लिख दिया है यही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।